पहले मैं इसे मूर्ख समझता था, अब पता चला है ये मूर्खता के साथ साथ धूर्तता का भी शिकार है। ये नादानी में झूठ नहीं बोलता है, ये जानते बूझते झूठ बोलता है। ये धूर्तों और मूर्खों का कॉकटेल है। ओबीसी आप समझ लीजिएगा मूर्ख, और ये जो चंपत राय बंसल जैसे ये धूर्त। ये जो वार्ता बंद थी उसके लिए खुशखबरी ये है कि अब नरेंद्र तोमर जी ने, कृषि मंत्री ने, बातचीत के लिए कहा है। अभी उन्होंने एक उसमें राइडर लगा दिया है कि भाई बिल वापसी को छोड़ के बाकी बातों पे बात करेंगे, तो ये राइडर भी हट जाएगा। दूसरी बात, सरकार की जो लाइफ है ना वो लिमिटेड है और वो डिपेंड करती है हमारे वोट के ऊपर। हम अपने वोट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे और हमारी भी लाइफ लिमिटेड नहीं है, हमारे संघर्ष की लाइफ भी लिमिटेड नहीं है। हमें कानून वापस चाहिए तो चाहिए, और ये सरकार नहीं करेगी तो इसकी अगली सरकार करेगी, क्योंकि ये सरकार से चले जाएंगे। लेकिन हम मोदी सरकार के किसी भी फैसले को देखें, चाहे वो 370 हो या फिर 3 तलाक हो या नोटबंदी जैसे जितने भी बड़े फैसले लिए, उन्होंने दोबारा पुनर्विचार किया ही नहीं। तो आपको लगता है कि मोदी सरकार एक बार फिर सोचेगी 3 कानूनों को लेकर? भारत के अंदर भारत की मानसिकता को बहुत समय से इस बात के लिए प्रोवोक किया जा रहा था, पाकिस्तान से उस समस्या को जोड़ा जा रहा था, और वहाँ पे ये चीज़ थी कि 370 की वजह से कश्मीर हमारे कब्जे में नहीं है, ये नेहरू की और कांग्रेस की भूल है, और इसे मोदी जी कैश करा रहे थे। अगर वहाँ पे कोई भी कार्रवाई सख्त होती थी तो उससे भारत के जनमानस को एक तरीके से शीतलता मिलती थी और वो माहौल बनता था बीजेपी के फेवर में। ऐसा ही शाहीन बाग में था। अगर शाहीन बाग के उस आंदोलन में किसी उत्तेजना की वजह से गोली चल जाती, कुछ वहाँ पे हत्याएं हो जाती, कुछ लोगों शहीद हो जाते, तो इससे एक बहुत बड़े वर्ग जिसको भड़का रखा था, उत्तेजित कर रखा था बीजेपी ने, उसके कलेजे को ठंडक पड़ती और वो इस बात को उनके फेवर में माहौल बनता। तो मैं इससे पहले कोई आंदोलन ऐसा नहीं है जिसके अंदर इन्होंने ए को बी के खिलाफ, एक्स को वाई के खिलाफ ना खड़ा किया हो, लेकिन ये पहला आंदोलन ऐसा है कि जिसमें सबका भविष्य जुड़ा हुआ है। भविष्य सिर्फ किसान का ही नहीं जुड़ा हुआ है, भविष्य उन सारे लोगों का भी जुड़ा हुआ है। देखिए, अभी आपने कुछ दिन पहले देखा था कि आप ऑक्सीजन ढूंढ रहे थे, आप बेड ढूंढ रहे थे। अगर यही कानून पास हो गए तो आप एक बात मानकर चलिए कि आप अनाज ढूंढ रहे होंगे। लेकिन आरोप लग रहे हैं कि किसान अपने मुद्दे से भटकते जा रहे हैं। किसान आंदोलन का जो मुद्दा था, जो मकसद था, वो कहीं ना कहीं खो गया है और किसान नेता या किसान एक दूसरी राह पकड़ चुके हैं। देखिए, आप पढ़ी लिखी हैं, पत्रकारिता कर रही हैं, आपके ज़रिए, आपके सवालों के उत्तरों के ज़रिए मैं जो हूँ जनता तक पहुँच रहा हूँ, जिसे मैं अपना जज मानता हूँ। मैं आपसे इस बात को कहता हूँ कि आप खुद इस बात पे मनन कर कर देखिए कि ये प्रोपोगेंडा है कि सच है। ऐसी बातें तो कही जाती हैं, ये छोटी मोटी बातें तो वो कहते रहेंगे, हमें वो पाकिस्तानी भी बताते रहेंगे, खालिस्तानी भी बताते रहेंगे, देशद्रोही भी बताते रहेंगे, लेकिन वो कह भर पाएंगे? अगर वो शाहीन बाग में सबको देशद्रोही बता के और गिरफ्तार करने लगते तो शायद देश में इतनी बड़ी रिएक्शन ना होती। लेकिन यहाँ पे जो जातियाँ हैं, सिखों का बलिदान आपने देश के लिए देखा है, गुजरों का देखा है, जाटों का देखा है, यादवों को देखा है, किसान जातियों का देखा है, तो कैसे जिसका एक बच्चा सरहद पे अपना खून दे रहा हो और दूसरा बच्चा खेत में पसीना दे रहा हो, तो आप एक भाई को देशभक्त और एक को गद्दार कैसे साबित कर लेंगे? तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने अपनी सीमा रेखा को पार करके उस क्षेत्र में एंटर हो गए हैं जहां ये अपने विरोधियों को बुरा कहना चाहें तो भी नहीं कह सकते। अच्छा, स्विस बैंक में भारतीय फंड बढ़ रहा है, धन की राशि बढ़ती जा रही है, उस पर आपका क्या कहना है? अब ये आंकड़ा आपके सामने आ गया तो आपने ये सवाल बना लिया, नहीं तो आप इस बात को भूल चुके थे कि ये व्यक्ति ये कह के सत्ता में आया था, मोदी सरकार जो आई है ये कह के आया था कि भारत की गलत नीतियों की वजह से, कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से भारत की लूट का माल स्विस बैंकों में रखा हुआ वो सारा वापस लाया जाएगा। लेकिन अब यही आंकड़े बता रहे हैं कि वहाँ पे जमा होने वाले धन की तादाद बढ़ गई है। तो इससे हमारी ही बात साबित होती है कि इस आदमी के अंदर इसकी कथनी करनी में अंतर है। पहले मैं इसे मूर्ख समझता था, अब पता चला है ये मूर्खता के साथ साथ धूर्तता का भी शिकार है। ये नादानी में झूठ नहीं बोलता है, ये जानते बूझते झूठ बोलता है। तो ये सवाल अब आपको उनसे पूछना चाहिए कि अगर वहाँ पे स्विस बैंक में ये तादाद बढ़ रही है पैसों की, तो ये हमारी आम जनता, जो जज है, वो इससे क्या मतलब निकाले? आम लोग बाबा रामदेव और अन्ना हजारे को भी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अक्सर कहा करते थे ना कि काला धन वापस आएगा, सपोर्ट भी खड़े होते थे वो लोग। देखिए, मुझे रामदेव जी की एक बात बहुत अच्छी लगी। वो सबसे कहते थे काम छोड़ो योगा करो, काम छोड़ो योगा करो, काम। जब सब काम छोड़ के योगा करने लगे तो वो योगा छोड़ के काम करने लगे।
तो बाबा रामदेव तो अपनी लाइन पे हैं, वो ठगों के गैंग के। देखिए आपको एक बात बताऊँ, हिंदुस्तान में बनारस शहर दुनिया की सबसे पुराने सभ्य शहरों में से है, सभ्यताओं में से है जो जिंदा है। बाकी उसके टाइम के सारे शहर ख़त्म हो चुके, पूरी दुनिया में आप जाके चेक कर लीजिएगा। बनारस को भगवान शंकर का घर माना जाता है, कंकर कंकर में शंकर है, वहाँ विद्याओं की नगरी कहलाता है। लेकिन उसकी एक विद्याओं में ठग विद्या भी है, वो मशहूर विद्या है वहाँ की ठग। बनारस की ठग बहुत ऊंचे माने जाते हैं। मोदी जी तो वो विलक्षण प्रतिभा हैं जो बनारसियों को भी ठगाए हैं। अच्छा, एक और आरोप आप पर लगाया जा रहा है कि जो प्रदर्शन स्थल हैं वो अब घटना स्थल में बदलते जा रहे हैं, क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है। तो यहाँ क्या हम कॉफिन बॉक्सेस में या लाश की तरह पड़े रहें, या सब के सब मनके की माला हाथ में लेके राम 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 या अल्लाह अल्लाह करते रहें? भाई जहाँ 4 जने होंगे वहाँ थोड़ी खटपट होगी, पर आप उनको इतनी तवज्जो ना दीजिएगा, बड़ी लड़ाई की तरफ अपना ध्यान रखिएगा। यहाँ 4 आदमी हम आपस में एक दूसरे के साथ फौजदारी कर लें, मारपीट कर लें, तो वो मामला अलग है। लेकिन जैसे ही आप इन लोगों की प्रवृत्ति को समझिए, ये रात को आपस में लड़ेंगे भी, सुबह को ये मिल के फिर साथ चलेंगे भी। ये इनकी बहुत पुरानी प्रवृत्ति है, ये हैं ही ऐसे, जस्ट लाइक ओल्ड वाइकिंग्स। खाते भी साथ हैं, पीते भी साथ हैं, रहते भी साथ हैं, लड़ते भी साथ हैं। तो ये इनका जीवन की शैली है। लेकिन आम लोग जो किसान आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए आते हैं, बॉर्डर्स पर सपोर्ट करते हैं, उनकी जान को तो खतरा है। जैसे कि अभी आपने देखा टिकरी बॉर्डर पे एक युवक को जला दिया गया। अब देखिए एक बात बताऊँ मैं, ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का सवाल होता है, नतीजों पे पहुंचने की जल्दी हम लोग हिंदुस्तानी बहुत जल्दी कर लेते हैं। ये पुलिस का मैटर है, इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, उसके बाद क्रिमिनल ट्रायल का मैटर है। हम उसमें अभी से किसी नतीजे पे ना पहुँचें तो ज़्यादा बेहतर है। वो दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछूंगा कि जब दिल्ली में कहीं कोई धरना नहीं था तब भी सड़कों पे हादसे होते थे, लोग जलते थे, मरते थे, दिल्ली में फौजदारी अच्छी खासी तादाद में थी। तो अगर 6 महीने में इतने बड़े आंदोलन में कहीं एक जगह कोई घटना हुई तो पहले ये मालूम कर लेना चाहिए कि भाई इसमें कहीं कोई दूसरा एंगल तो नहीं है और बदनाम करने के लिए इसे ये एंगल नहीं दिया जा रहा। देखिए पैसों का अगर इसमें मामला ना आता तो शायद आप इसे भ्रष्टाचार नहीं मानते। मैं आपको इससे बड़ी एक चिंता की विषय बताऊं, राम मंदिर सबका नहीं है। जैनियों को राम में क्या आस्था, सिख जाएंगे क्यों, बौद्धों का उससे क्या लेना देना। हिंदुओं में भी सवर्ण जातियों को छोड़ के बहुत सारी जातियाँ ऐसी हैं जिनका मंदिर से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो भारत के सामने समस्या है वो समस्या है अविरल गंगा की। आपके पहाड़ों में ही आपको मुक्त करने आई हुई गंगा कैद होकर सिसक के मर रही है। जीडी अग्रवाल साहब का जब कत्ल हुआ तो पूरा देश खामोश रह गया। 67 बांधों में से अभी 13 पूरे हुए हैं और 60% गंगा खत्म हो चुकी है। मैं नहीं कह रहा, आप जाइए और पहाड़ में जाकर देख लीजिए। हमको कुंभ में अटका लिया जाता है। तो जो भ्रष्टाचार है वो भ्रष्टाचार वो वाला ज़्यादा सीरियस है। ये 18.5 करोड़ तो निकाल लिए जाएंगे इन्वेस्टिगेशन करके, लेकिन भ्रष्टाचार वो वाला बड़ा है जो हमारे भविष्य को ख़त्म कर रहा है। अगर आपको यकीन ना आ रहा हो तो आप गंगा को जाकर देखिए। दूसरी चीज़, हमें जिस भ्रष्टाचार की चिंता हो रही है उसमें पैसे कई बार नहीं दिखते। जैसे रंजन गोगोई, क्या उसने पैसे लेके फैसले दिए होंगे? उसको तो उसके बाद उसका मुआवजा मिल गया। तो भ्रष्टाचार के बहुत सारे तरीके हैं, आपको उसके बदले में क्या दिया जाता है क्या नहीं। लेकिन राम के नाम पर जिस तरीके से इन लोगों ने आस्था को ठगा है, जिस तरीके से इन्होंने राष्ट्र के नाम पे लोगों को ठगा है, सबसे बड़ा नुकसान मोदी जी ने जो किया है वो ये किया है कि उन्होंने भरोसा ख़त्म कर दिया है। मैं जब छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, तो मुझे बाबा भारती का घोड़ा एक कहानी पढ़ने को मिली थी, आपने भी शायद पढ़ी होगी। उसमें बाबा भारती के घोड़े को डकैत ले गया था, उन्हें धोखा दे के बीमार बन के। तो जब वो लेके चल दिया था तो उन्होंने कहा था कि तू किसी को ये वाकया बताना मत। तो उसने कहा क्यों? बोले फिर लोगों का अच्छाई पे से विश्वास उठ जाएगा, कोई भी घोड़े वाला किसी बीमार की मदद नहीं करेगा। तो फिर उसे शर्मिंदगी महसूस हुई और वो घोड़ा वापस कर गया। इन्होंने जो ख़त्म किया है वो भरोसा ख़त्म किया। ये धूर्तों और मूर्खों का कॉकटेल है। ओबीसी आप समझ लीजिएगा मूर्ख, और ये जो चंपत राय बंसल जैसे ये धूर्त। हिंदुस्तान की राजनीति की बेसलाइन बता दूं इस वक्त आपको, बस ये देख लीजिएगा कि अगर पुलिस मुझे पकड़ना है तो मेरी थोड़ी मदद कर दीजिएगा, मेरा एक इंटरव्यू और दे दीजिएगा। भारत की राजनीति की हकीकत ये है कि हिंदू तो मदमस्त हाथी की तरह है और जैन उसके ऊपर महावत की तरह बैठा हुआ है जिसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है।
जैन साहब ही बंगाल में चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि भारत में भी भारत माता की जय नहीं बोल सकते। वहाँ बंगालियों ने एक बार जय माँ काली करा, सारे तोते उड़ गए। तो ये तो धूर्त और मूर्खों का कॉकटेल है। ये धूर्त मूर्ख बनाते रहेंगे। आपको एक मजे की बात बताऊं, आपने जमीन का घपला पकड़ लिया, चंपतराय बंसल पकड़ लिया। देखो, जहाँ पे बंसल साहब हों, मैं किसी जाति विशेष को नहीं कहना चाहता, वहाँ बिना भ्रष्टाचार और गबन के कुछ हो ही नहीं सकता। आप आज से नहीं, 200 साल पुराने हिंदुस्तान के इतिहास से भी उठाकर देख लीजिएगा। प्लासी की लड़ाई में भी हमें नज़र तो आया रॉबर्ट क्लाइव, सिराजुद्दौला, मीर जाफर भी नजर आ गया, लेकिन होमी चंद और मानिक चंद जैन कहाँ चले गए थे, जो उस पे दोनों तरफ से षड्यंत्र कर रहे थे। इससे भी पुरानी बताऊं, गुरु गोविंद सिंह महाराज के बच्चों की शहादत और माँ की शहादत हो गई। सरहिंद के नवाब ने ज़मीन नहीं दी कि यहाँ पे दाह संस्कार के लिए ज़मीन नहीं दूंगा, चील कौए खाएंगे। तब उसके दीवान ने ज़मीन मांगी और उसको कहा कि तू ज़मीन खरीद ले, और उसने अशरफियाँ बिछा कर बड़ी शान से कहा जाता है कि दुनिया की सबसे महंगी ज़मीन खरीदी गई। जिस हुकूमत में गुरु महाराज जैसी शक्ति के पास अपनी जान माल अपने बच्चों की हिफाजत का ठिकाना नहीं था, वहाँ टोडरमल जैन साहब उसके मुनीम थे। तो ये सत्ता के साथ रहते लोग हैं। तो आप ओबीसी से जाके कहिएगा कि भाई, अब एक और ईमानदारी की बात बताऊँ, जितनी ये कबर पे से जो गंगा के किनारे रामनामी उतारी गई है ना चादरें, और अभी जब गंगा में जल बढ़ेगा और ये आपको बत्तखों की तरह तैरते हुए मिलेंगे, इनमें आप जाके चेक कर लीजिएगा 90% ओबीसी होंगे। लेकिन ओबीसी के साथ क्या है कि मानसिक गुलामी ने उसे वहीं खड़ा कर रखा है जहां वो था। उसे बहकाना आसान है, समझाना मुश्किल है। इसकी वजह बता दूं, हमारी प्रवृत्ति। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत मिशन के तहत एक एनजीओ ने कूड़ेदान रखवाने का जिम्मा ले लिया। जब 1 लाख का पैसा खाते हैं तो 5,000 रखवाने भी पड़ते हैं। तो झारखंड के एक मंदिर के बाहर एक कंगारू फाइबर का बना हुआ, जिसके पेट की थैली में कूड़ा डलना था, और बड़ा खूबसूरत सा काली थूथन लाल कान, वो खड़ा कर गए। तो गांव की औरतें जब सुबह वहाँ आई तो उन्होंने ये सोच के कि भाई अंदर तो जैसे भगवान है ही है, भाई अंदर आप जाएंगे आपको क्या मिलेगा, हनुमान जी मिलेंगे, गणेश जी पे बैठे, हाथ चूहे पे बैठे हुए गणेश जी मिलेंगे, गले में सांप लटकाए हुए शिव जी मिलेंगे। तो उन औरतों ने सोचा कि ये भी कोई नया देवता आ गया। जब तक लोग उन्हें आके बताया कि भाई ये इस काम के लिए नहीं है, तब तक वहाँ पे भी बताशे चढ़ गए थे, जल चढ़ गया था। हमारा दुर्भाग्य ये है कि जिन ब्राह्मणों को हमें विशिष्ट अद्वैतवाद के रूप में निराकार ईश्वर के साक्षात्कार को करा के हिंदू, मैं आप सबसे बहुत क्षमा हाथ जोड़ के मांग रहा हूँ, और अपने जजों से भी कह रहा हूँ कि मेरे इस डायलॉग में एक वर्ड का रिप्लेसमेंट दे दीजिएगा। मुझे बोलना मजबूरी पड़ जाता है, लेकिन मेरे पे उसका रिप्लेसमेंट नहीं है। हिंदू हुआ है, हार्डवेयर सही है, सॉफ्टवेयर में बग्स आ गए हैं। जिनके पास ये जिम्मा था, उन्होंने अपनी दुकान अपना पेट चलाने के चक्कर में उसको सही रास्ता नहीं बताया और ठग लिया। तो ये भारत के साथ इसका दुर्भाग्य है।